तो हेलो गाइस, आज हम सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है कोएगुलेशन। ये हम डिस्कस करते हैं बेसिकली इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। तो आज हम कोएगुलेशन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि कोएगुलेशन क्या होती है, हम क्यों करते हैं, इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और कोएगुलेशन किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोएगुलेशन हम क्यों करते हैं। तो इसकी कोएगुलेशन जो है हमारे पास जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं, इम्प्योरिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स, डिजॉल्व सॉलिड्स, कोलोइडल सॉलिड्स। इन तीन तरह के जो सॉलिड्स होते हैं हमारे पास, इन तीन तरह के सॉलिड्स को रिमूव करने का जो हम ड्रिंकिंग वाटर पर्पज़ के लिए हम पानी यूज़ करते हैं, उस पानी से हम इन तीन तरह की इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने का एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन। कोएगुलेशन करने के लिए हमें एक चीज़ ऐड करनी पड़ती है ड्रिंकिंग वाटर में, जिसको हम बोलते हैं कोएगुलेंट। कोएगुलेंट बेसिकली एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा चीज़ होती है जो हम पानी में ऐड करते हैं। उस पानी में ऐड करने की वजह से ये कोएगुलेंट इन तीन तरह की इम्प्योरिटीज़ के साथ रिएक्ट करता है। इन तीन तरह की इम्प्योरिटीज़ के साथ मिलकर एक नया सब्सटेंस बनता है और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं कोएगुलेशन। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा पानी है वो लॉन्ग डिस्टेंस चल कर आ रहा होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहा होता है, जिसकी वजह से पानी में जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं, जितने भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उस पर कोई ना कोई चार्ज गेन हो जाता है। वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो बेसिकली हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की। तो जब पानी में कोई भी नेगेटिव चार्ज गेन हो जाता है, तो वो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, अपने सराउंडिंग में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इस तरह से अपने सराउंडिंग में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी, इन पे भी कोई चार्ज आ रहा है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या करते हैं, जो सराउंडिंग में पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में इस जो लास्ट वाली लेयर है, इस लेयर का काम ही ये जो इसमें जो नेट चार्जेस आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करना है। और इस लास्ट वाली लेयर को हम नाम दे देते हैं डिफ्यूजर लेयर, या डिफ्यूजन लेयर, या डिफ्यूजर लेयर, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम इसको। और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इस लेयर को हम नाम देते हैं स्टर्न लेयर। स्टर्न लेयर, ये स्टर्न लेयर किसकी वजह से आई है, ये स्टर्न लेयर आई है, ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इसके पोटेंशियल की वजह से आई है। तो इसलिए हम इस नेगेटिव चार्ज को बोल देते हैं, हम सरफेस चार्ज बोल देते हैं। जो हमारा क्लोइडल पार्टिकल है उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है इनका पोटेंशियल कितना है। तो बेसिकली जो इस सरफेस पे जो चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, इसका जो मैग्नीट्यूड है हम इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज। उसी तरह जो स्टर्न लेयर के ऊपर जो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल आ रहा है, हम उसको बोलते हैं स्टर्न पोटेंशियल या फिर स्टर्न चार्ज। और जो हमारे पास लास्ट लेयर है, इसके ऊपर हमारे पास जो चार्ज आ रहा है, हम उसको हम बोलते हैं स्टर्न पोटेंशियल। तो स्टर्न पोटेंशियल बेसिकली डिफाइन करता है हमारा जो ये पार्टिकल है उसकी स्टेबिलिटी क्या है। इसको हम जनरली मेज़र करते हैं मिली वोल्ट में। और हमारे पास अब नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप ऑफ कोagulants। जो हम कोagulants इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, कोagulants कितने टाइप के होते हैं या फिर हम कौन कौन से कोagulants यूज़ करते हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज़ कोagulants है वो हमारे पास है एलम। एलम क्या है, एलम बेसिकली एल्यूमिनियम का एक कंपाउंड है, एल्यूमिनियम का एक प्रोडक्ट है। तो ये क्या करता है, एल्यूमिनियम जो होता है ये क्या करता है, एल्यूमिनियम अपने आप को वाटर में डिसोशिएट कर लेता है और एक जिलेटिन प्रोडक्ट बनाता है, जिलेटिन सब्सटेंस बना देता है। ये जिलेटिन सब्सटेंस क्या करता है, अपने साथ मिलकर जो दूसरे पार्टिकल्स हैं उनके साथ कोलाइड करता है, उनके साथ मिलता है और एक हैवी पार्टिकल बना देता है, हैवी सब्सटेंस बना देता है। ये इस हैवी सब्सटेंस की वजह से इसकी टेंडेंसी हो जाती है, जो हमारे पास वाटर है उसमें सेटल करने की टेंडेंसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका जो हैवी कंपाउंड, हैवी पार्टिकल जो बन चुका है हमारा, इसका वेट जो है वेट ऑफ वाटर से ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमने एलम यूज़ किया है, एलम में हमारे पास था एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ने डिसोशिएट होकर हमारे पास कंपाउंड बना दिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में हमारे पास कंपाउंड बना दिया। और उस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के कंपाउंड की जो टेंडेंसी है वाटर में सेटल होने की, वो ज़्यादा होती है। इसकी वजह से हमारे पास जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो एलम की वजह से रिमूव हो जाती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट तरह के कंपाउंड्स क्या होते हैं, एल्यूम के बाद हम कॉपरस यूज़ कर सकते हैं। कॉपरस बेसिकली फेरस का कंपाउंड है। कॉपरस के अलावा हमारे पास क्लोरिनेटेड कॉपरस यूज़ कर सकते हैं। क्लोरिनेटेड कॉपरस क्या होता है, क्लोरिनेटेड कॉपरस कॉपरस का ही एक सब्सिडरी है, लेकिन उसको पहले आयरन को पहले क्लोरीन से रिएक्ट कराया जाता है, उसके बाद उसको हम एज अ कोगुलेंट यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास फोर्थ तरह का है सोडियम एल्यूमिनेट। तो मैं इसको आप उसको एक बेसिकली अब आइडिया दे देता हूँ कि हर एक इंडिविजुअल का क्या क्या काम है। तो सबसे पहले एलम की बात करते हैं। तो एलम को हम जनरली यूज़ करते हैं, जनरली मतलब अगर हमने नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे, हम नॉर्मल कंडीशंस में हमने कोagulation करवानी है तो हम एलम को यूज़ करते हैं। तो एलम की जो रेंज है या फिर एलम किस पीएच पे काम करता है, तो एलम बेसिकली वर्क्स ऑन द पीएच, जिस पीएच पे हम ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करते हैं। बेसिकली हम इस पीएच पे हम ड्रिंकिंग वाटर
कंज्यूम करते हैं, तो एलएम की जो फंक्शनिंग है वो भी इसी पीएच पे होती है। इसलिए हमारे पास जो एलएम है वो अच्छा होता है, क्योंकि जो इसका वर्किंग एनवायरनमेंट है वो भी हमारे जो यूजिंग वाले एनवायरनमेंट है उसके साथ डायरेक्टली मैच होता है। इसीलिए हमारे पास एलएम एक परफेक्ट है। लेकिन एलएम के साथ प्रॉब्लम ये है कि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी एज अ बाई प्रोडक्ट क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास कोपरस। कोपरस के साथ हमारे पास एक डिसएडवांटेज ये है कि कोपरस जो है वो काम करता है इन द कंडीशन ऑफ पीएच ग्रेटर देन 8.5। क्या, जो हमारे पानी की पीएच 8.5 है तभी कोपरस जो है वो एफिशिएंट है। और क्लोरीनेटेड कोपरस के साथ दिक्कत ये है कि ये ग्रेटर देन 8.5 और लेस देन 6.5। बेसिकली ये हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर की रेंज है उससे बाहर जा रहा है, और ये भी हमारे ड्रिंकिंग वाटर की रेंज से बाहर जा रहा है। तो अल्टीमेटली ये दोनों हमारे किसी काम के नहीं है। और नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास सोडियम एल्यूमिनेट। इसकी पीएच रेंज तो करेक्ट है, वो हमारी पीएच रेंज के साथ मैच करता है। और इसका एक डिसएडवांटेज जो हमारे पास यहाँ आ रही थी कि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता है। लेकिन हम फिर भी सोडियम एल्यूमिनेट को यूज़ नहीं करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जो सोडियम एल्यूमिनेट होता है वो कंपैरेटिवली इन सब के कंपैरिजन में बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसीलिए हम सोडियम एल्यूमिनेट का यूज़ जनरली नहीं करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, एक बेसिक सी बात कर लेते हैं। जो कोआगुलेशन होती है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे जो हमारा कोआगुलेशन है वो काम करता है। कोआगुलेशन के हमारे पास 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, 4 बेसिक तरीके हैं जिन पे कोआगुलेशन वर्क करता है। सबसे पहले है हमारा आयोनिक लेयर कंप्रेशन। आयोनिक लेयर कंप्रेशन में क्या होता है, जो हमारे पास आयनिक एक जो लेयर बन चुका है, जो कोगुलेशन होने से उन कोगुलेंट्स की जो लेयर बन चुकी है वो एक दूसरे को कंप्रेस करने की कोशिश करती है। जो एक दूसरे को कंप्रेस करने की कोशिश करती हैं तो इसके बीच में जो स्पेस होता है, इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है या बहुत कम होता है, वेरी लेस होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो वंडरवॉल फोर्सेज होती हैं, ये बेसिकली हमारे पास जो ये कंपाउंड्स होते हैं उसमें दो तरह की फोर्सेज होती हैं। एक हम जिसको बोलते हैं जीटा, और दूसरा हमारे पास होता है वंडरवॉल। जीटा बेसिकली रिपल्सिव फोर्सेज होती हैं और वंडरवॉल अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं। ये दोनों फोर्सेज विद डिस्टेंस इंक्रीज़ करती हैं, मतलब इनका मैग्नीट्यूड जो है अगर डिस्टेंस कम करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करेगा। लेकिन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मैग्नीट्यूड वैन फोर्सेस के केसेस में ज़्यादा होता है कंपेयर टू जेटा पोटेंशियल जेटा के केसेस में। इसीलिए जब हमारा डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है तो उसमें जो वैन फोर्सेज होती हैं वो डोमिनेटिंग हो जाती हैं। तभी आयनिक लेयर कंप्रेशन के केसेस में वैन फोर्सेज डोमिनेटिंग हो जाती है। इससे जो हमारी सेडिमेंटेशन या फिर हमारी जो सेटलमेंट है वो ईजी हो जाती है। सेकेंड जो हमारे पास प्रिंसिपल है या सेकेंड तरीका जो हमारे पास है वो है आयनिक लेयर एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन इसमें क्या होता है, जैसे हमने ये भी डिस्कस किया कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है उसके सराउंडिंग में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अपने आप को सराउंड कर लेते हैं। एक तरह से कौन सा फिनोमिना है, ये अल्टीमेटली एक एड्जॉर्प्शन का फिनोमिना है। एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एड्जॉर्प्शन होता है उसमें सिर्फ सरफेसिस पे चार्जेस आते हैं, सरफेस पे चार्ज आते हैं, या फिर अगर हम वेटिंग या नॉन वेटिंग के केस में ले लो, अगर कलरिंग या डी कलरिंग के केसेस में लो, तो एब्जॉर्प्शन के केस में हमारे पास जो इसका इफेक्ट है वो सिर्फ सरफेस तक रहता है। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन के केस में पूरी बॉडी इंक्लूड हो जाती है। जो स्पंज है, अगर हम स्पंज लेते हैं तो बेसिकली एब्जॉर्प्शन करता है, वो एब्जॉर्प्शन नहीं करता। तो क्योंकि जो स्पंज है उसका हर एक पर्टिकुलर पार्टिकल जो है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर कोई भी लिक्विड फ्लूइड जो भी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन है उसमें सिर्फ हमारा सरफेस जो है वो रोल प्ले करता है। इसीलिए हमारे पास यहाँ जो फिनोमेना यूज़ कर रहे हैं हम उसको बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन पे क्या होता है, जैसे हमने डिस्कस किया कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एलम बना लेता है, वो मतलब डिसोशिएट हो जाता है पानी में, जिसकी वजह से क्या होता है वो दूसरे ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स को आपस में अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है, ये इसका जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, एक तरह से वो न्यूट्रल पार्टिकल बन जाता है। तो न्यूट्रल होने की वजह से जो इन्होंने अब्जॉर्ब किया एक दूसरे को, उससे क्या होता है ये इसका जो स्पेस है या इसका जो थिकनेस है या वेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी टेंडेंसी हो जाती है सेटल करने की। सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट तरह का फिनोमिना है उसको हम बोलते हैं स्वीप कोएगुलेशन। स्वीप कोएगुलेशन में क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा एल्यूमिनियम के कंपाउंड जब आपस में, क्योंकि एल्यूमिनियम डिसोशिएट होता है तो वो बहुत हैवी और बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स बना देता है, जिसकी वजह से जो 2 3 4 कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं तो एक सिंगल यूनिट की तरफ सेटल करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये सारे कंपाउंड्स आगे ये इंटरलिंक होके ये सिंगल यूनिट की फॉर्म में सेटल करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होता है, जो भी पार्टिकल्स के नीचे रह जाते हैं वो इस यूनिट की वजह से इसके साथ साथ भी वो दबने की कोशिश करते हैं। मतलब जो पार्टिकल्स जिनके ऊपर कोगुलेशन का कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल ड्यू टू दिस फिनोमिना जिसको हम स्वीप कोगुलेशन बोल रहे हैं, इसकी वजह से ये जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं वो भी साथ साथ में इसके साथ सेटल हो जाते हैं। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं स्वीप कोगुलेशन। फोर्थ तरह का हमारे पास प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं इंटरलिंकिंग। इंटरलिंकिंग में क्या होता है, इंटरलिंकिंग इसको फिर या फिर हम बोल सकते हैं इंटरब्रिजिंग। इंटरब्रिजिंग में क्या होता है, जो दो या दो
कंपाउंड, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड, जैसे हमारे पास फेरस के आगे कुछ एल्यूमिनियम के आगे, फेरस मतलब आयरन और कुछ एल्यूमिनियम के आगे, वो आपस में इंटरलिंक हो जाते हैं और एक चेन बना लेते हैं, एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। और उसके बाद ये सेट लगाने की कोशिश करते हैं। ये सेम फिनोमेना करते हैं स्वीप कोएगुलेशन के द्वारा, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके नीचे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो इसके साथ साथ सेटल हो जाते हैं। और कई बार हम इंटरब्रीजिंग के लिए हम एक्स्ट्रा सिंथेटिक पॉलीमर भी ऐड कर देते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर मतलब जो आर्टिफिशियल पॉलीमर होते हैं, जो नेचुरली अकरिंग नहीं होते हैं, हम उसको खुद पानी में ऐड करते हैं ताकि उस हम इंटरब्रीजिंग का जो प्रोसेस है हम उसको अचीव कर सकें। इसके बात कर लेते हैं जो कोआगुलेशन होती है उसमें टाइप ऑफ सेटलिंग कौन सी होती है। जो कोआगुलेशन है बेसिकली टाइप 2 की सेटलिंग को फॉलो करता है, और इसमें टाइप 2 सेटलिंग होती है। अब बात करते हैं टाइप 2 सेटलिंग क्या होती है। टाइप 2 सेटलिंग वो सेटलिंग होती है जिसमें मास, स्पेसिफिक ग्रेविटी और वेट जैसी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कैसे चेंज होती है, जैसे हमने डिस्कस किया अभी कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसमें ऑपोजिट पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट हो जाता है। अट्रैक्ट होने की वजह से इसका जो साइज़ है, इसका जो शेप है और जो इसका जो वेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उस वेट साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से ही इसको हम ऐड करते हैं टाइप 2 सेटलिंग में। अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके रिकमेंडेड टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।